हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 7 फरवरी और 7 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या आप ज्ञानकोश फेसबुक पेज से जुड़े रहिएगा ताकि आपको इनके पीडीएफ भी मिलते रहें। तो ये सारी जानकारियां थी इसके बारे में। अब हम पढ़ते हैं आज की करंट अफेयर्स की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि दुनिया के पहले हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट का निर्माण किया जा रहा है। तो दुनिया का ये जो पहला है हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट, इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका जो है निर्माण किया जा रहा है। ये देश की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करेगा। इसके द्वारा ये जो सैटेलाइट रहेगा, इसके द्वारा देश की जो सैनिक क्षमता है उसकी बढ़ोतरी होगी, वो मजबूत होगी और नवयुक्त विमान सीमा के भीतर काम करेगा और दूसरा मानव रहित विमान जो है वो दुश्मन की सीमा में प्रवेश कर हमले भी कर सकता है। तो इस प्रकार से इसे बनाया जा रहा है कि इसका निर्माण इस प्रकार से किया जा रहा है कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सके कि एक पार्ट जो है वो सीमा के देश की सीमा के अंदर कार्य करे और दूसरा जो है वो दूसरे देश की सीमा में घुसकर भी प्रवेश करके भी आक्रमण या हमला करने में सक्षम हो। इस प्रकार से इसकी बनावट है। दूसरी बात करते हैं कि सैटेलाइट के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं। जैसे कि यह 700 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को भेज सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 350 किलोमीटर की दूरी पर जाकर के वापस आ सके, यानी कि लगभग 700 किलोमीटर की जो दूरी है ये सैटेलाइट तय कर सकता है। इसके पश्चात ये जो सैटेलाइट है ये सूर्य ऊर्जा के लवरेज हो जाएगा और 2-3 महीनों के लिए 70,000 फीट के आसपास मानव रहित उड़ान बन जाएगा और जानकारी भी वहां से प्राप्त करता रहेगा। तो ये जानकारियां थी इस प्रश्न से। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना शुरू करी गई। तो बच्चों के लिए अब जो फेड फर्स्ट योजना शुरू करी गई है ये किसके द्वारा शुरू करी गई है? ये शुरू करी गई है फेडरल बैंक के द्वारा। फेडरल बैंक ने अब ये योजना शुरू करी है। इसमें क्या होगा कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए ये योजना लाभकारी रहेगी। इसके लिए बच्चों को स्वस्थ बचत और खर्च करने की आदत में और कम खर्च करने की आदत में मदद मिलेगी। देखिएगा बच्चे जो है वो किस प्रकार से खर्च करते हैं, उनमें जो बचत की, सेविंग की जो क्वालिटी है उसको इसके द्वारा डेवलप किया जाएगा। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये फेडरल बैंक द्वारा शुरू किया जा रहा है तो फेडरल बैंक के बारे में बात करते हैं। फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 में, लेकिन फेडरल बैंक के रूप में इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1949 को करी गई थी। इसका मुख्यालय कहां पे है? इसका मुख्यालय है अलवा, कोच्चि, केरल में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में अगर हम बात करें इसके एमडी और सीईओ कौन है तो श्याम श्रीनिवासन, एस श्रीनिवासन जो है वे वर्तमान में फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ है। तो ये सारी जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ी है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि भिखारी मुक्त अभियान। अब एक देश के राज्य ने एक नया अभियान शुरू किया है जिसका नाम है भिखारी मुक्त अभियान। तो बात करें अगर हम ये किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है तो ये जयपुर में राजस्थान राज्य द्वारा शुरू किया गया। यानी कि अगर पूछा जाए राज्य का नाम तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान, और बात करें अगर ये किस शहर में शुरू किया गया है तो ये जयपुर शहर में। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिएगा इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि भिखारियों को खेलकूद, योग एवं कंप्यूटर की शिक्षाएं प्रदान करना, और अगर उनको ये सब शिक्षाएं मिलती रहेंगी तो उनका जो कार्य है वो खेलकूद यानी कि शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रह सकेंगे, भीख नहीं मांगेंगे। तो ये सारा इसका कार्य था। उसके बाद बात करते हैं कि राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम यानी कि RSLDC के द्वारा और सोपान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ने संयुक्त रूप से भिखारियों का पुनर्वास किया जाएगा। इसके बाद एक बात और पढ़ते हैं कि वर्तमान में 43 भिखारियों को एक आश्रम दिया गया। अभी 43 भिखारियों को एक आश्रम दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि धीरे धीरे उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए, उन्हें स्किल्स दिए जाएं
उन्हें योग में ढाला जाए, उन्हें खेलकूद की तरफ अग्रसर किया जाए ताकि वो भीख ना मांगे। तो ये सारी जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ ली है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 कि हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। देखिएगा, इससे पहले मैंने बताया था कि एरो इंडिया सम्मेलन चल रहा है, इसी के अंतर्गत इसी के मौके पर अब हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। अब अगर हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है वो मुख्य रूप से यही है कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति बनाए रखना, स्थिरता बनाए रखना और समृद्धि के विकास को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। बात कर लेते हैं कि इसका विषय क्या रहा। तो इसका विषय है हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग को कायम रखना, यही सारा इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो सम्मेलन है ये संस्थागत आर्थिक और सहकारी वातावरण में संवाद को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। तो ये सारी जानकारी हमने यहां से पढ़ी है। उसके बाद अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तरफ, तो अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि छात्रों को किताबों के लिए अब पैसे देने की घोषणा करी गई है। तो अब ऐसी कौन सी सरकार है या ऐसा कौन सा राज्य है जिसने कि छात्रों को किताबों के लिए पैसे देने की घोषणा करी है? तो अब ऐसा राज्य बना है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब जितने भी छात्र हैं जो पढ़ते हैं उन्हें अब किताबों के पैसे के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। अब ये वित्तीय सहायता जो है ये इससे पहले भी प्रदान की जाती थी, लेकिन बात करते हैं कि कौन सी योजना के तहत ये अब प्रदान की जाएगी। तो ये पैसे जो दिए जाएंगे किताबों के लिए छात्रों को, ये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी योजना के तहत ये पैसे देने की सुविधा जो है ये करी जाएगी। अब जो सरकारी स्कूल है इनके छात्रों को पुस्तकों के लिए प्रदान किए जाने वाला पैसा जो है वो सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को 250 रुपए दिए जाएंगे पुस्तकों के लिए, और इससे पहले कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को 8 लाख छात्रों को किताबें वितरित की जाती थी, लेकिन अब उन्हें यह कहा गया है कि अब किताबों की बजाय उनके खातों में डायरेक्टली स्थानांतरण किया जाएगा। तो ये सारी जानकारी हमने यहां से पढ़ी है। उसके बाद बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान कितना लगाया है? तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आपने इसका अनुमान लगाना है और मुझे जवाब भेजना है। देखिएगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 5 छात्रों को या छात्राओं को मैं ये बुक उपहार स्वरूप दूंगा, तो ये इसके लिए मैंने सभी के नंबर ले लिए हैं और आपको सोमवार को यहां से भेजी जाएगी और उसका मैं आपको फोटो भी भेज दूंगा, जिसके पश्चात जब आपको पुस्तक मिले तो आपने अपने पुस्तक का जो फोटो है वो मुझे व्हाट्सएप करना है या यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपने बताना है। तो ये जानकारी यहां से थी। अब हम बढ़ते हैं पिछले प्रश्न की तरफ, कल के प्रश्न की तरफ। तो कल मैंने कौन सा प्रश्न पूछा था? कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि उड़ान तारा नामक अनोखा किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है ये शुरू किया गया, ये कहां पर शुरू किया गया? ये धौलपुर में शुरू किया गया है। तो ये जानकारी आप लोगों के सभी के जवाब एकदम सही आए हैं। उसके बाद छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो है एसएन सुब्रमण्यम जो हैं वे अब इसके 3 वर्षों के लिए, आगामी 3 वर्षों के लिए वे इसके अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले वे L&T लिमिटेड के सीईओ और प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी और सीईओ थे। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में, तो ये नई व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त कोड 2020 OSH के तहत कार्यस्थलों में सुरक्षा निश्चित करने के लिए एक भूमिका निभाती है। तो ये सारी जानकारी हमने इस छठे प्रश्न से पढ़ी है। उसके बाद बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। तो 7वां प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, देखिएगा, कोरोना मुक्त देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो अब ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि कोरोना मुक्त हो गया? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जो कि कोरोना वायरस से मुक्त हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अंतिम 4 संक्रमित व्यक्तियों को
स्वस्थ घोषित किया गया, जिसके बाद ये भी बताया गया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी कोरोना का केस नहीं है और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ये घोषणा करी गई है। इसके पश्चात केंद्र शासित प्रदेश में कुल 4,932 मामलों में 62 की मृत्यु भी हो गई थी और इसकी सूचना भी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हमें दी गई थी। अब यहां से दो प्रश्न और पढ़ते हैं। पहला तो ये कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है, तो पोर्ट ब्लेयर है। दूसरी बात है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है एडमिरल डीके जोशी। एडमिरल डीके जोशी जो है वे वर्तमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ये सारी बातें हमने यहां से पढ़ी। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 की तरफ आप चलते हैं कि अब एक कंपनी है जिसने 1 अप्रैल से भारत में अपनी घरेलू सेवा भुगतान बंद करने की घोषणा करी है। तो अब ऐसी कौन सी कंपनी है, तो इसका नाम है पेपाल। पेपाल जो है ये कैलिफोर्निया स्थित विश्व डिजिटल भुगतान मंच है। इसके द्वारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। कारण क्या रहा कि कंपनी जो है वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बिजनेस पर ध्यान लगाना चाहते। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बिजनेस पर ध्यान लगाने के लिए अब कंपनी ने भारत में घरेलू सेवा भुगतान बंद करने की घोषणा कर दी है। तो उसके बारे में थोड़ी और जानकारियां पढ़ते हैं। जैसे कि पेपाल की स्थापना कब हुई थी, तो पेपाल की जो स्थापना है 1998 में करी गई थी। कहां पर, कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। सीईओ कौन है, तो डेल शलमैन जो है वे वर्तमान में इसके सीईओ हैं। और पेपाल कई भारतीय ऑनलाइन ऐप जैसे कि कुछ भारतीय मोबाइल ऐप को भी चलाता है। कौन कौन सी है, जैसे कि हम बात करें कि यात्रा और टिकट सेवा, मेक माई ट्रिप, ऑनलाइन फिल्म बुकिंग ऐप, बुक माई शो और खाद्य वितरण ऐप स्विगी पर भुगतान का विकल्प ये प्रस्तुत करती है। तो ये सारी जानकारी हमने इस कंपनी के बारे में पढ़ी है कि अब इसका भारत में कार्य जो है वो बंद हो जाएगा 1 अप्रैल से। उसके पश्चात बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 कौन सा है, तो प्रश्न नंबर 9 है कि कृषि ऋण माफी की घोषणा करी गई है। तो कृषि ऋण माफी जो है इसकी घोषणा किसके द्वारा करी गई है, तो ये घोषणा करी गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तमिलनाडु सरकार ने अब देश के जितने भी किसान कृषि वो है राज्य में, उन सभी कृषि ऋण की घोषणा कर दी गई है। उसके पश्चात बात करते हैं कि 16.43 लाख किसानों द्वारा सरकारी बैंकों के लिए 12,110 करोड़ रुपए के ऋण को माफ किया जाएगा इसके तहत। और इसके तहत सरकार जो है वो आवश्यक वित्तीय आवंटन भी करेगी कि अगर जरूरत पड़ी तो वो सरकार जो है वो पैसों को बांटेगी भी किसानों में। और राज्य सरकार द्वारा लगभग 11.43 लाख किसानों को राहत के रूप में 1,116.97 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो ये जानकारी मैंने आपको यहां से दी है। उसके पश्चात बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अंतिम प्रश्न कि ह्यूमन मिल्क बैंक की घोषणा करी गई। तो ह्यूमन मिल्क बैंक की घोषणा कौन से राज्य में करी गई है, ये करी गई है केरल राज्य में। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा द्वारा एर्नाकुलम जनरल अस्पताल में ये घोषणा करी गई है, बैंक की स्थापना करी गई है। और इसके बाद जो बाल रोग विशेषज्ञ संघ है AIP मिल्क बैंक संचालन में प्रतिष्ठित नर्सिंग स्टाफ प्रदान करेगा। और जो नवजात शिशु स्तनपान नहीं कर पाते हैं, बच्चे दूध नहीं पी पाते हैं, उन्हें स्तन दूध प्राप्त कराया जाएगा इस योजना के तहत। तो ये सारी जानकारी हमने आज की वीडियो से पढ़ी है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आ रही होगी। और अगर आपको पसंद आए तो आप सभी ज्ञानकोश YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली इसी प्रकार से वीडियोस मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।